प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर से आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको सपनों के से दिन पाठ की कहानी बताई थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने उस कहानी को बहुत अच्छे से सुना होगा और कुछ विद्यार्थियों ने तो शायद अब तक वो कहानी जो है वो पाठ्य पुस्तक से पढ़ भी ली होगी। अब जब हमें कहानी अच्छी तरह से हमने सुन भी ली है और कहानी को अगर हमने अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ भी लिया है तो हमारा अगला कार्य क्या होता है? जी हाँ, हमारा अगला कार्य अब उस कहानी के अभ्यास के प्रश्नों को हल करना है। तो आज मैं आपको सपनों के से दिन पाठ का अभ्यास जो है वो करवाऊंगी। तो बच्चों, पाठ का अभ्यास करने से पहले मैं आपसे अपनी पिछली वीडियो पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था और मैंने आपसे ये कहा था कि हम अगली कक्षा में इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे और उस प्रश्न का उत्तर आप तभी भी दे पाओगे अगर आपने उस पाठ को अच्छे से पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, मैंने आपसे ये पूछा था कि जो हेडमास्टर साहब हैं उनके चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, अर्थात हेडमास्टर साहब कैसे थे वो बताना है हमने। तो अगर तो आपने पाठ पढ़ा होगा तो अच्छे से आपने सोच लिया होगा। तो अब मैं आपको चरित्र की पहली विशेषता बताती हूँ। सबसे पहली विशेषता हेडमास्टर साहब की क्या है कि वो उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही कोमल था और वो बच्चों से प्रेम करते थे। कोमल स्वभाव होने के कारण ही वो बच्चों को ज़्यादा डांटते नहीं थे। जब वो अंग्रेज़ी की कक्षा स्वयं लेते थे तो कभी कभी बच्चों को हल्की सी चपत, मैंने आपको बताया था कि हल्के से जैसे चांटा है वो लगा देते थे, ठीक है। इसके अलावा उनके चरित्र की और विशेषताएं क्या है कि वो बहुत ही परोपकारी थे, प्रोत्साहन देते थे बच्चों को। अब परोपकारी कैसे थे? परोपकारी तो वो होता है ना जो दूसरों की भलाई या दूसरों पर उपकार करता है। तो वो भी तो लेखक की सहायता करते थे। कब सहायता करते थे? अगर आपको याद होगा तो वो लेखक को पुस्तकें लाकर देते थे। जब भी लेखक अपनी अगली कक्षा में होता तो हेडमास्टर जी लेखक को किसी अमीर लड़के की पुस्तकें लाकर दिया करते थे और उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया करते थे। तो इन सब बातों से हमें जो हेडमास्टर शर्मा जी हैं उनके चरित्र की विशेषताओं के बारे में पता चला। अच्छा, तो बच्चों, अब हम अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वो करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? अंश का मतलब होता है भाग, मतलब किस भाग को पढ़कर हमें ये लगता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। बाधा का मतलब होता है अड़चन नहीं बनती। अब ये आपको याद हो, कहानी अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जब लेखक ये बताता है कि उसके साथ रहने वाले जो बच्चे थे और उनके माँ बाप जो थे वो कहाँ से, वो राजस्थान या हरियाणा से आकर यहाँ पर रहने लग पड़े थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली जो है वो बहुत कम समझ पाते थे, लेकिन जब वो इकट्ठे मिलकर खेलते थे तो धीरे धीरे वो एक दूसरे की भाषा समझने लग पड़े। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगते हैं तब हमें उनकी भाषा भी सीखने को मिल जाती है। इसीलिए
लेखक ने ये कहा है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, कि अगर हम एक दूसरे की भाषा नहीं भी जानते हैं तो धीरे धीरे हम दूसरे व्यक्ति की भाषा को सीख भी लेते हैं। अब हम अभ्यास 2 की बात करते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2, कि पीटी मास्टर की जो शाबाश थी वो बच्चों को फौज के तमगों के समान क्यों लगती थी। उसका सबसे पहला कारण ये है कि एक तो पीटी मास्टर जो थे वो बहुत ही सख्त अध्यापक थे। वो स्कूल में हमेशा अनुशासन को पसंद किया करते थे। अगर प्रार्थना सभा में कभी बच्चे सीधी लाइनों में खड़े ना होते तो पीटी मास्टर उनकी बहुत पिटाई किया करते थे। और जब स्काउटिंग का अभ्यास करते और बच्चे जब हाथों में नीली पीली झंडियाँ पकड़ते और अभ्यास करते करते वो इतना अच्छा अभ्यास करते कि पीटी मास्टर उनको शाबाश दे देते थे। तो उनकी शाबाश का मिलना बच्चों को ऐसे लगता था जैसे उन्हें कोई मेडल मिल गया हो, क्योंकि अक्सर तो उन्हें पीटी मास्टर से हमेशा डांट ही खाने को मिलती थी। अब डांट की बजाय अगर किसी दिन किसी बच्चे को गुड या शाबाश मिले तो वो तो उसे फौज के मिले हुए मेडल के समान ही लगा करती थी। अच्छा, तो बच्चों अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों में आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था। विशेष गंध का मतलब होता है स्मेल, कि जैसे आपको अगर कहानी के विषय में थोड़ा सा भी पता हो या आपने समझी हो तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही आसानी से दे पाओगे। जैसे लेखक को कभी भी नई कक्षा में आने पर कोई खुशी अनुभव नहीं होती थी, क्योंकि लेखक को पुरानी किताबों से एक अजीब सी गंध अर्थात स्मेल आती थी। इससे लेखक का बाल मन उदास हो उठता था। दूसरा कारण क्या था कि शायद लेखक को आगे की पढ़ाई जो है वो ऐसा लगता था शायद कठिन होगी, इसलिए भी वो उदास हो उठता था। और अगला कारण ये था कि उसे ये लगता था कि नई कक्षा में नए अध्यापक तो लगेंगे ही, पुराने अध्यापक अगर लग गए तो उनकी मार का डर भी उसके मन के अंदर कहीं छिपा बैठा था। इसलिए लेखक को नई कक्षा में जाने का कोई उत्साह नहीं होता था। अगला प्रश्न, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था। अब इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर ये है, स्काउट परेड करते समय लेखक जब धोबी की धुली हुई वर्दी और पॉलिश किए हुए बूट और जुराबों को पहनता तो अपने आप को फौजी जवान ही समझता था। जब पीटी मास्टर प्रीतम चंद स्काउटों को परेड करवाते तब वे लेफ्ट राइट कहते तथा मुंह में ली सीटी बजाते। लेखक जब राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर बूटों की एड़ियों को दाएं बाएं मोड़कर ठक ठक करके अकड़कर चलता तब उसे लगता था कि वह विद्यार्थी नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, फौजी जवान। ये सब वर्दी और परेड का कमाल था कि लेखक अपने आप को फौजी जवान समझने लगता था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि पीटी मास्टर को हेडमास्टर शर्मा जी ने मुअत्तल क्यों कर दिया था। मुअत्तल अर्थात सस्पेंड क्यों कर दिया था। अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा या सुना है तो आपको याद होगा कि एक समय चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को पीटी मास्टर ने फारसी की एक शब्द रचना याद करने के लिए दी थी। अगले दिन बच्चों से वो शब्द रचना याद नहीं हो पाई, तो इसके लिए उन्होंने बच्चों को कड़ी सजा दी, अर्थात उन्हें मुर्गा बना दिया। ये सब बातें जो थी और ये सब जो दृश्य था वो हेडमास्टर जी ने देख लिया। तो हेडमास्टर जी जो बच्चों से बहुत प्रेम किया करते थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि पीटी मास्टर ने बच्चों को दंड दिया है। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर जो पीटी मास्टर थे उनको मुअत्तल अर्थात सस्पेंड कर दिया था। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल
खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि पाठ में ये बताया गया है कि लेखक तथा उसके साथियों को वैसे तो स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। वो रोते चीखते ही स्कूल में जाया करते थे। लेकिन जब कभी उनका मन स्कूल जाने को ना करता तो माता पिता भी उस समय इतनी ज़बरदस्ती नहीं किया करते थे। इतना सब होने के बावजूद भी कभी कभी लेखक को स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। और वो दिन कौन से होते थे? वो होते थे स्काउटिंग का अभ्यास। जब स्काउटिंग का अभ्यास करते तो उन्हें उन दिनों स्कूल जाना अच्छा लगने लगता था। जब वे नीली पीली झंडियाँ लेकर पीटी साहब की सीटी पर 1 2 3 कहने पर झंडियाँ ऊपर नीचे या दाएं बाएं करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खाकी वर्दी और गले में 2 रंगा रुमाल लटकाना भी उन्हें अच्छा लगता था। विशेष रूप से जब पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी देते थे तो उन्हें स्कूल बहुत अच्छा लगने लगता था। अगला प्रश्न, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? अगर आपको कहानी के बारे में याद हो तो आप बता पाओगे कि लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाया करता था। जैसे शुरू में तो वो ये सोचना शुरू कर देता था कि अगर 200 सवाल गणित के मिले हैं तो अगर वो रोज के 10 सवाल भी करेगा तो 20 दिनों में हो ही जाएंगे। परंतु 10 दिन और बीत जाते, तब एक दिन में 15 सवाल करने की बात सोचने लगता। और कुछ लड़के तो सोचते कि काम ना करने के बदले मास्टर जी से पिटना ही सस्ता सौदा है। तो कई बच्चे जो थे वो छुट्टियों में मिले काम को पूरा नहीं करते थे, बल्कि मास्टरों से पिटना ही या मार खाना ही आसान काम समझा करते थे। और जो काम पूरा नहीं कर पाते थे तो वो एक बच्चा होता था जो बहुत ही बहादुर था और उसका नाम मैंने आपको बताया था कि वो अपने आप को किसके समान बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? ओमा की तरह। ओमा भी ऐसा बच्चा था जो छुट्टियों का काम नहीं किया करता था, बल्कि उसकी जगह पर मास्टरों की पिटाई खाना ज़्यादा अच्छा और आसान काम समझता था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि पाठ के आधार पर पीटी मास्टर की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताओ। तो ये प्रश्न मैंने कल ही आपको बता दिया था। वैसे अगर आपको याद हो तो हम इसको दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी प्रश्न अगर चारित्रिक विशेषताओं का आ जाए तो हमें पहला कदम ये उठाना चाहिए कि हम पॉइंट बनाएं, हेडिंग बनाएं। अगर हमें हेडिंग या पॉइंट बनाने नहीं आ रहे तो हम एक पैराग्राफ में भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चारित्रिक विशेषताओं का प्रश्न हेडिंग देकर और उसको एक्सप्लेन या उसकी व्याख्या करोगे तो इससे आपको 5 में से 5 नंबर मिलने की संभावना भी होती है। तो कल वाले प्रश्न को हम दोबारा से याद कर लेते हैं। अब पीटी मास्टर की पहली विशेषता क्या थी? सबसे पहले जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व के बारे में भी हम बता सकते हैं। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी। अब पाठ में मैंने आपको ये बताया था कि जो पीटी मास्टर थे उनका कद छोटा था, उनका चेहरा जो था वो दागों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखें बाज के समान तेज थी। और हम ये कह सकते हैं कि वो ऊंची एड़ी वाले चमड़े के बूट पहना करते थे। तो ये तो होगी उनकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, कठोर या सख्त अध्यापक। अब प्रार्थना सभा में सभी बच्चे जो है वो लाइनों में खड़े होते थे। अगर कोई बच्चा सीधी लाइन में ना खड़ा होता तो पीटी मास्टर उसकी खूब पिटाई किया करते थे। ठीक है। अब तीसरी विशेषता ये हो सकती है कि पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले।
उन्होंने अपने घर में तोतों को पाल रखा था, जिन्हें फुर्सत के समय में वो खुद ही बादाम जो है वो छील कर खिलाया करते थे। तो उनकी ऐसी भावना से उनके पशु पक्षियों के प्रेमी होने की भावना का पता चलता है। इसके अलावा जैसे हमने कठोर अध्यापक कहा, तो हम कह सकते हैं अनुशासन पसंद अध्यापक भी थे, कि स्कूल में अनुशासन को बनाए रखने के लिए वो हर संभव प्रयत्न किया करते थे। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि भावना रहित व्यक्ति, भावना रहित कि जिसके मन में इमोशंस या भावनाएं हो ही ना। और इसको सिद्ध करने के लिए हम कौन सी उदाहरण लेंगे? वही कक्षा चौथी के बच्चों को जो उन्होंने फारसी का एक शब्द रचना याद करने के लिए दी थी। जब बच्चों से वो शब्द रचना याद नहीं हो पाई तो पीटी मास्टर ने उनकी खूब पिटाई की थी। तो ये सब पीटी मास्टर की चारित्रिक विशेषताओं के गुण थे। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि इस पाठ में ये बताया गया है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें मारा पीटा जाता था, जैसे कि पीटी साहब। अब जो पीटी मास्टर हैं, जब बच्चे अनुशासन में नहीं होते थे, डिसिप्लिन में नहीं होते थे, तो वो उनकी बहुत पिटाई भी किया करते थे। इसके अलावा कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक भी पाठ याद ना करके लाने पर मुर्गा बना देते थे। इससे बच्चों को बहुत ही परेशानी होती थी। अब आजकल की मान्यताओं पर हम विचार करेंगे। आजकल की जो मान्यताएं हैं स्कूल के संबंध में और बच्चों को सज़ा देने के संबंध में बिल्कुल ही विपरीत है। वर्तमान काल मतलब आज का समय जो है वो बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकता है। अध्यापक कभी भी बच्चों को मारते पीटते नहीं हैं। अध्यापक बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए बहुत सी बातों द्वारा समझाते हैं। तो पाठ में जो युक्तियाँ अपनाई गई थी और जो आजकल की युक्तियाँ हैं वो बिल्कुल ही विपरीत है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी कार्य को करवाने के लिए उन्हें प्यार से ही समझाना चाहिए। प्रश्न, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चे अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि बचपन की यादों की बात की गई है, तो सभी बच्चों की कुछ ना कुछ यादें होंगी, ऐसे मेरी भी है। तो अगर हम यादों पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है बहुत समय निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं बचपन की यादों से संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं आप सब पर छोड़ती हूँ। आप अपनी इच्छा से अपनी मनपसंद खट्टी मीठी याद को इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, अभिभावक कौन होते हैं? माता पिता बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद ना करने की नसीहत देते हैं। तो इस आधार पर बताइए कि खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और दूसरा, आप कौन से ऐसे नियम और कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावक अर्थात माता पिता को आपके खेल पर आपत्ति ना हो। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बच्चों के लिए खेल क्यों ज़रूरी होते हैं। और कई बार माता पिता बच्चों के खेलने पर या उनके अधिक देर तक खेलने को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी होते हैं। उन्हें बच्चों का बहुत देर तक खेलना पसंद नहीं आता। अब उसके कारण क्या है? उसका पहला कारण तो ये है कि माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। उन्हें ये लगता है कि कभी ज़्यादा देर खेलने से उनका पढ़ाई का समय बर्बाद ना हो जाए। इसके अलावा ये तो एक तरफ की बात रही
लेकिन हम ये कहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से ही बच्चा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहता है। खेलने से ही उसमें और भी बहुत सी गुणों का समावेश अर्थात उसमें अच्छे गुण भरते हैं, जैसे सहयोग की भावना, जैसे टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग करना, सहनशीलता। ये सारी भावनाएं भी उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ या बच्चों के साथ खेलने से ही उसके अंदर ये सारे गुण आते हैं। इसलिए बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि आप ऐसे कौन से नियम या कायदे बनाओगे जिससे आपके माता पिता को आपके खेल पर आपत्ति ना हो। आपत्ति अर्थात ऑब्जेक्शन ना हो। तो उसके लिए वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर माता पिता को हमारे खेलने पर कोई आपत्ति ना हो, उसके लिए हम कुछ एक नियम या कायदे बनाएंगे। सबसे पहला नियम या कायदा तो यही है कि हम अपना टाइम टेबल अर्थात समय सारणी बनाएंगे। समय सारणी या टाइम टेबल बनाते हुए हम खेल के लिए अलग से समय रखेंगे और पढ़ाई के लिए अलग से समय रखेंगे। और जब हम पढ़ रहे होंगे तब खेल का नामो निशान हमारे दिमाग में ना घूम रहा हो, कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात हम जीवन में संतुलन को बनाए रखने का कायदा जो है वो बनाएंगे कि खेलने के समय पर खेलना और पढ़ने के समय पर पढ़ना। तभी माता पिता को हमारे खेलने के समय पर कोई भी आपत्ति या ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आपने अभ्यास के प्रश्नों को बहुत अच्छे से सुना भी होगा और समझा भी होगा। और मुझे इस बात की भी पूरी आशा है कि आप प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम भी हो गए होंगे। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि केवल अभ्यास के प्रश्नों पर ही हमेशा निर्भर नहीं करते। इसके लिए हमें पूरे पाठ को अच्छे से समझना होगा। अगर हमने पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ा है और समझा है तो परीक्षा भवन में या प्रश्न पत्र में अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के योग्य होते हैं। तो उसके लिए पहला नियम यही है कि आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में जितने भी पाठ हैं या जो पाठ करवाए जा रहे हैं उन पाठों को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ताकि परीक्षा भवन में या प्रश्न पत्र में अगर कोई भी प्रश्न आ जाए पाठ के अंदर से तो कम से कम आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखने का पता हो। तो इसी के साथ सपनों के से दिन पाठ के अभ्यास की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।